गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कभी भी आयुर्वेद की बात करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले भगवान धन्वंतरी को याद किया जाता है, उसके बाद में अपने आचार्यों को याद किया जाता है, उसके बाद में ही आयुर्वेद की पढ़ाई का शुभारंभ होता है। ठीक है, तो आज बात करते हैं, आप चाहो तो बुक निकाल सकते हैं, ठीक है, शल्य शालाक्य विज्ञान निकाल लीजिए, सर्जरी की बुक है, उसमें चैप्टर नंबर 3 है, उसके बारे में मैं बात करूंगा आज। ठीक है, सर्जरी का चैप्टर नंबर 3, ठीक है, पेज नंबर 34। ठीक है, ये वाली बुक होगी आपके पास में, सबके पास में ये वाली बुक होगी। ठीक है, क्योंकि आपके जो जितने पेपर है, चाहे आप कोर्स कर रहे हैं या फिर किसी NHM की प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका जो पेपर है वो बुक में से ही आता है, बुक से बाहर कुछ नहीं आता आपको। ठीक है, इस बार का जो पेपर आया था वो बुक में से आया था आपके, बुक के बाहर हर एग्जाम में अपना जो सिलेबस होता है उस सिलेबस से बाहर 1-2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, ये फिक्स है। ठीक है, इसलिए क्या है कि आपका जैसे NHM से अगर अब भर्ती आती है, जैसे सुनने में आ रहा है 546 पदों पर भर्ती आने की संभावना चल रही है आपकी। ठीक है, तो अगर NHM से फिर से आपकी भर्ती आती है तो सिलेबस में जो रहेगा वो तो ये तो रहेगा ही रहेगा, जो आपने आपके कोर्स में पढ़ा है, नर्सिंग के कोर्स में जो पढ़ा है वो तो आपके सिलेबस में रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा जीके है और हिंदी है, इंग्लिश है, ठीक है, और शायद जनरल साइंस भी थी इस बार। ठीक है, तो ये सारी चीजें रहेगी। ठीक है, तो बात करते हैं, टॉपिक है शल्य निर्हरण। ठीक है, शल्य निर्हरण का बात करते हैं। शल्य निर्हरण होता क्या है? ठीक है, शल्य निर्हरण होता है जो शल्य हमारे शरीर में प्रवेश कर गया है उस शल्य को बाहर निकालना। ठीक है, ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है कि शल्य निर्हरण का शाब्दिक अर्थ है शल्य का निर्हरण करना। अब देखो, इसमें शल्य निर्हरण लिखा है और अर्थ में भी शल्य का निर्हरण भी लिखा है, मतलब क्लियर कुछ भी नहीं लिखा हुआ। ठीक है, इसलिए निर्हरण का मतलब होता है शरीर से बाहर निकालना। ठीक है, क्या होता है कि कई बार एक्सीडेंटली हमारे शरीर में कोई लकड़ी का टुकड़ा, कोई मेटल का टुकड़ा, ठीक है, एक्सीडेंटली प्रवेश कर जाता है। ठीक है, तो वो जो प्रवेश कर रहा है, ठीक है, वो है शल्य। ठीक है, उसको शल्य बोल रहे हैं। शल्य को इंग्लिश में अगर अपन मॉडर्न साइंस में देखें तो उसको बोलते हैं फॉरेन बॉडी। ठीक है, तो फॉरेन बॉडी अपने शरीर में प्रवेश कर रही है। ठीक है, शल्य हमारे शरीर का हिस्सा नहीं है। ठीक है, शल्य बाहर से हमारे शरीर में प्रवेश कर रहा है और वो हमारे शरीर को दर्द दे रहा है, पीड़ा दे रहा है। ठीक है, तो उस शल्य का निर्धारण होना बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक है, इसमें आगे लिखा है, आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि यहाँ पर शल्य शब्द का अर्थ है प्रनष्ट शल्य या आगंतुक शल्य। ठीक है, प्रनष्ट शल्य या आगंतुक शल्य का मतलब है कि जो शल्य शरीर में प्रवेश कर गया है, ठीक है, तो वहां पर उस शल्य को प्रनष्ट शल्य भी कहते हैं और आगंतुक शल्य भी कहते हैं। दोनों एक ही शब्द है, उनमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे लिखते हैं कि जो शरीर में प्रविष्ट होकर यानी प्रवेश करके विलुप्त हो जाता है। ठीक है, मतलब कोई भी शल्य, कोई भी जैसा कांटा चुभता है अपने पैरों में, ठीक है, तो कांटा क्या होता है, अपने प्रवेश कर जाता है। ठीक है, प्रवेश कर जाता है, विलुप्त हो जाता है, दिखता नहीं है। वो ज्यादा अंदर चला जाएगा तो वो दिखेगा नहीं, ज्यादा अगर थोड़ा सा ऊपर ही है तो वो दिख जाएगा। ठीक है, इसमें लिखा है जो शरीर में प्रविष्ट होकर विलुप्त हो जाता है, जैसे अब इसमें शल्य के एग्जाम्पल दे रखे हैं कि भाई कौन कौन से शल्य हमारे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। ठीक है, जैसे लोह आदि धातु। ठीक है, लोह आदि धातु मतलब जो लोग फैक्ट्रियों में काम करते हैं, लोहे की फैक्ट्रियों में काम करते हैं या और
किसी भी तरह की मेटल की फैक्ट्री में काम करते हैं, तो उनके शरीर में ये जो धातुओं के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, पार्टिकल्स है, वो प्रवेश होने की संभावना उनमें रहती है। ठीक है, इसके अलावा आगे लिखा है बांस आदि काष्ठ, काष्ठ यानी लकड़ी। ठीक है, तो लकड़ी के जो कारखाने होते हैं, ठीक है, लकड़ी के कारखाने जो होते हैं उनमें भी छोटी छोटी लकड़ी के टुकड़े होते हैं। ठीक है, तो वो भी शरीर में प्रवेश कर सकते हैं एक्सीडेंटली। ठीक है, आगे लिखा है अस्थि आदि के टुकड़े। ठीक है, तो इनको क्या कहा है, आचार्य सुश्रुत ने इनको शल्य कहा है। ठीक है, आगे लिखा है इनमें से भी लोहे निर्मित पदार्थ विशेष रूप से प्रनष्ट शल्य होते हैं। ठीक है, क्या कहा है इसने, आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि इनमें से भी लोहे निर्मित पदार्थ, ठीक है, लोहे से बने हुए पदार्थ। अब आचार्य सुश्रुत ने लोहे से निर्मित पदार्थों पर ही ध्यान केंद्रित अपना क्यों किया है, इसलिए किया है क्योंकि आचार्य सुश्रुत के समय पर क्या होता था, राजा महाराजाओं का समय था, तो उस टाइम पे युद्ध वगैरह होते थे। तो युद्धों में ज्यादातर जो अपने जो बाण वगैरह है, तीर कमान बाण भाले वगैरह जो भी है, वो सारे लोहे के ही उपयोग में लिए जाते थे। ठीक है, तो लोहे धातु के ही उपयोग में लिए जाते थे। तो ये तब की बात हो रही है। आजकल तो टाइम बहुत ज्यादा बदल गया, आजकल तो शल्य कोई सा भी हो सकता है। आजकल तो जो अपने शरीर में जो बैक्टीरिया वायरस प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है, तो वो भी एक फॉरेन बॉडी तो है अपने शरीर में, वो प्रवेश कर रही है, रोग उत्पन्न कर रही है, तो वो भी एक शल्य ही है। लेकिन उस टाइम पर इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो आचार्य सुश्रुत को जो नजर आया वो उन्होंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, आगे लिखा है क्योंकि ये शरीर में आसानी से प्रविष्ट होकर यानी आसानी से प्रवेश करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में समर्थ होते हैं। ठीक है, अगर मान लो, अब इसका मतलब यहाँ पर ये नहीं है, आगे इसमें लिखा है कि शरीर में दूर तक जा सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि पैर में अगर कोई कील घुस गई, लोहे की कील अगर पैर में घुस गई, तो वो लोहे की कील हमारे सिर में पहुंच जाएगी चलते चलते। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि पहले के समय में जब सैनिक आपस में बाण चलाते थे, ठीक है, जब सैनिक आपस में बाण चलाते थे, तो जैसे बाण मेरे यहाँ सामने लगता है, ठीक है, तो शरीर में प्रवेश करने के बाद वो आगे भी गति करता है। ठीक है, आगे गति करके वो इधर भी जा सकता है और उधर भी जा सकता है। ठीक है, तो बस वही बात बता रही है। ठीक है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में समर्थ होते हैं। ठीक है, आगे लिखा है, जो मैं बोल रहा था वो बात आ गई कि पुरातन काल में यानी पुराने समय में युद्ध में शर यानी बाण एकमात्र युद्ध शस्त्र होते थे, तथा आचार्य सुश्रुत ने प्रविष्ट शल्य प्रकरण में शर यानी बाण का ही विशेष वर्णन किया है। मतलब इन्होंने जो शल्य निर्हरण के बारे में जो बताया हुआ है, ठीक है, शल्य निर्हरण के बारे में जो बताया वो केवल शर के बारे में बताया, मतलब बाण के बारे में बताया। क्योंकि आचार्य सुश्रुत के टाइम पर सिर्फ शल्य वाले जो पेशेंट आते थे, वो ज्यादातर पेशेंट वही होते थे जो युद्ध में जिनके बाण लग जाता था। ठीक है, बाण शरीर में प्रवेश कर जाता था, तो आचार्य सुश्रुत केवल इन्हीं चीजों को देखते थे। ठीक है, आगे लिखा है आधुनिक मत के अनुसार प्रनष्ट शल्य को फॉरेन बॉडी कहा जाता है। फॉरेन बॉडी यानी जो चीजें हमारे शरीर में बाहर से प्रवेश कर रही है, मतलब जो चीज हमारे शरीर की नहीं है। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए कि साहब शल्य क्या होता है, ठीक है, तो आपको ये बोलना है कि शल्य एक ऐसी चीज होती है जो हमारे शरीर की नहीं होती, जो बाहर से हमारे शरीर में प्रवेश करके हमारे शरीर को पीड़ा देती है। ठीक है, दर्द देती है। ठीक है, आगे लिखा है यह शर रूपी बाण, शर रूपी शल्य दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, जो बाण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो एक तो बताया है कर्णी और एक बताया है अकर्णी। ठीक है, आपने रामायण सीरियल में या कोई महाभारत सीरियल में देखा होगा, जो बाण होते हैं ना, एक तो होता है कर्णी, ठीक है, और एक होता है अकर्णी। ठीक है, कर्णी जो होते हैं, ठीक है, अब ये देखो ये बाण है। ठीक है, अब इस बाण के पीछे ऐसे दो लगे रहते हैं ना, इस तरह के, ठीक है, इस तरह के जो लगे रहते हैं, और ये इस तरह के बाण होते थे। ठीक है, तो ये है कर्णी बाण। ठीक है, और अकर्णी क्या होते हैं, अकर्णी होते हैं इस तरह के, बिल्कुल सीधे। ठीक है,
तो इसमें लिखा है कि जिनके पीछे कुछ लगा हुआ हो, ठीक है, बडीज के समान कांटों वाला, मतलब कांटे जैसे कुछ लगा हुआ हो, उन्हें करणी कहते हैं। और एकर्णी, एकर्णी वो है जो बिल्कुल सीधे हो, ठीक है। सिलेक्शन, सिलेक्शन यानी स्मूथ हो, ठीक है, बिल्कुल सीधे हो, ठीक है। आगे लिखा है उपरोक्त शल्य को निकालना ही शल्य निर्हरण कहलाता है, ठीक है। अब देखो, अब शल्य को निकालने से पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि शल्य जब हमारे शरीर में प्रवेश कर रहा है तो उसकी हमारे शरीर में गति क्या होगी। एक सेकंड रुकना। हाँ, तो बात करते हैं कि जब शल्य हमारे शरीर में प्रवेश कर रहा है तो उस शल्य की गति क्या होगी। तो इसके लिए आचार्य सुश्रुत ने 5 तरह की गति बताई है, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। एक तो गति बताइए ऊर्ध्व, एक बताइए अधः, एक बताइए अवार्चिन, एक बताइए तिर्यक, और एक बताइए रेजु, ठीक है। ये 5 गतियां बताई हैं, ठीक है। आचार्य सुश्रुत ने जब शल्य हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो उस शल्य की हमारे शरीर में प्रवेश करने की 5 गतियां होती है, ठीक है। तो देखो किधर से गति कर सकता है, ठीक है। पहला है ऊर्ध्व, ऊर्ध्व का मतलब है ऊपर से, ठीक है। अधः, अधः का मतलब है नीचे से। एवार्चन, एवार्चन का मतलब है सामने की ओर से प्रवेश करता हुआ, ठीक है, लिखा है इसमें सामने की ओर प्रवेश होना, मतलब सामने से लगना। प्रियक, प्रियक यानी तिरछा, ठीक है। और ऋजु का मतलब होता है सामने की ओर से पीछे की ओर प्रविष्ट होना, ठीक है, सामने की ओर से, मतलब ये व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, ये व्यक्ति खड़ा है, ठीक है। अब इसके सामने तीर मार रहे हैं, ठीक है। ऋजु का मतलब अपन सामने से इसको तीर मारे और उसके शरीर में आर पार हो गया वो तीर, ठीक है, तो वो है ऋजु, ठीक है। ऊर्ध्व, सबसे पहले बात करते हैं ऊर्ध्व की। तो ऊर्ध्व का मतलब होता है कि ऊपर की ओर से प्रवेश कर रहा है, ठीक है। तो पहले के समय में क्या होता था कि जितने भी किले वगैरह बने होते थे तो उसकी जो दीवारें थी, ठीक है, उसके जो सैनिक जो खड़े रहते थे वो ऊपर खड़े रहते थे, ठीक है। तो नीचे से कोई सैनिक कोई हमला करने जाता था तो वो नीचे से जाएगा और ऊपर से सैनिक खड़े, तो वो ऊपर से जब तीर मारता था, ठीक है, तो ऊपर से तीर मारता था तो उसके शरीर में जो तीर जो घुस रहा है, ठीक है, वो ऐसे घुसता होगा, ठीक है, इस तरह से घुसता होगा उसके शरीर में तीर, ठीक है। तो इसलिए आचार्य सुश्रुत ने पहली गति बताई ऊर्ध्व, ठीक है। अब अधः, अब वो जो सैनिक नीचे खड़ा हुआ है, जो प्रवेश करने के लिए खड़ा हुआ है किले के अंदर, ठीक है, तो वो नीचे से ऊपर वालों को भी तो तीर मारेगा, ठीक है। तो ऊपर जो खड़ा हुआ है, ठीक है, ऊपर जो खड़ा हुआ है उसके नीचे से तीर लगेगा, ठीक है, उसके पैरों में लग सकता है, ठीक है, उसके अधो भाग में लग सकता है, ठीक है। आगे लिखा है एवार्चन, एवार्चन मतलब आमने सामने की लड़ाई हो रही है, ठीक है, युद्ध आमने सामने का हो रहा है तो उसको सामने से तीर लग रहा है, ठीक है। दूसरा है तिर्यक, ठीक है, तिर्यक का मतलब है कि कोई व्यक्ति सामने खड़ा हुआ है, ठीक है, और एक सैनिक साइड में जाकर उसको तिरछा होकर तीर मार रहा है, मतलब एक तीर ऐसा आया, क्योंकि युद्ध में तो तीर कहीं से भी आ सकता है, ऊपर से, नीचे से, साइड में से, ठीक है। और लास्ट में है रिजु, रिजु मतलब, रिजु का मतलब होता है कि सामने की ओर से पीछे की ओर प्रवेश करता हुआ, ठीक है, मतलब उसके जो तीर है वो सामने से लगा है और पीठ की तरफ से तीर बाहर निकल गया, ठीक है। अब देखो साहब, अष्टांग हृदय नहीं, शल्य की केवल 3 गतियां बताई हैं, ठीक है। अष्टांग संग्रह ने भी 3 गतियां बताई है, ठीक है। कौन कौन सी बताइए? ऊर्ध्व बताइए, अधः बताइए और तिर्यक बताइए, ठीक है। एवार्चन और ऋजु जो गति है वो अष्टांग संग्रह ने नहीं बताई है, ठीक है। तो केवल आपको नाम ध्यान रखना है कि ऊर्ध्व, अधः और तिर्यक गति किसने बताई है? अष्टांग संग्रह ने, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और, अब आपसे मान लो क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। क्वेश्चन इसमें ऐसे बन सकते हैं
सबसे पहले तो ये पूछा जाएगा कि भाई शल्य निर्हरण का मतलब क्या होता है। ठीक है, ठीक है, तो आपको ये मतलब पता होना चाहिए कि शल्य निर्हरण का मतलब होता है शल्य को बाहर निकालना, शरीर से शल्य को बाहर निकालना। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इसमें बन सकता है कि भाई शल्य क्या होता है। ठीक है, शल्य क्या होता है। ठीक है, तो शल्य होता है धातु के टुकड़े जैसे लोहा आदि। ठीक है, काष्ठ के टुकड़े जैसे बांस आदि जो काष्ठ होती है। ठीक है, या फिर अस्थियों के टुकड़े वो होते हैं शल्य। ठीक है, इसके बाद में आपसे पूछ सकता है कि भाई शल्य की गति कौन कौन सी है, शल्य की गतियों के बारे में बताइए। ठीक है, बाणों के बारे में आपसे बहुत रेयर चांस है कि कोई आपसे जो बाण है उसके बारे में पूछेगा, भाई कर्णी होते हैं क्या कर्णी होते हैं। ठीक है, तो कर्णी बाण जो होते हैं वो मैंने बताई दिया आपको। ठीक है, कर्णी बाण जो होते हैं इनके पीछे कांटे से लगे रहते हैं, बड़ी के जैसे कांटे लगे रहते हैं। और एकर्णी जो बाण होते हैं वो बिल्कुल सीधे होते हैं। ठीक है, अब आ जाओ सब लक्षणों पे। ठीक है, अब बात करते हैं लक्षणों की। अब हमने शल्य जान लिया, शल्य कैसे होता है, शल्य की गतियां भी जान ली। ठीक है, अब शल्य हमारे शरीर में प्रवेश कर गया। ठीक है, अब नेक्स्ट वो स्टेप आएगा लक्षणों के बारे में आएगा कि हमारे शरीर में जब शल्य प्रवेश करता है तो उसके क्या क्या लक्षण हमारे शरीर में दिखाई देते हैं। ठीक है, लक्षण यहाँ पर दो प्रकार के बता रखे हैं। ठीक है, आज क्या थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया गूगल मीट पर, बच्चे ज्वाइन कर रहे थे, मैं उनको ज्वाइन भी करा रहा था, एडमिट कर रहा था उनको, लेकिन अपने आप ही वो लेट हो जा रहे थे। मतलब कुछ टेक्निकल इशू आने की वजह से फिर गूगल मीट कैंसिल किया। पहले तो 7:30 बजे का रखने का था, तो 7:30 बजे यही दिक्कत आ रही थी, फिर 8 बजे भी यही दिक्कत आ रही थी। फिर मैंने सोचा कि आप लोग भी परेशान होंगे, मैं भी परेशान होंगे, अच्छा आपको ज्ञान ही तो देना है। लेक्चर से वीडियो बना के दे दो या लाइव दे दो, आपको ज्ञान मिलना चाहिए। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ज्ञान किस तरह से मिल रहा है। ठीक है, कई बार जब मैंने पीजी की तैयारी करी थी तो हमारे एक सर थे जो पीडिया से एमडी करी थी उन्होंने, तो वो ऑडियो लेक्चर लेते थे। ठीक है, ऑडियो लेक्चर लेते थे, मतलब उनका चेहरा वगैरह या तो आपको दिख रहा है, लेकिन मैं लिख रहा हूँ दिख रहा है, वो ऑडियो लेक्चर लेते थे। ठीक है, हम लोग ईयरफोन लगाकर सुनते थे उनके लेक्चरों को केवल। जैसे पुराने जमाने में ऋषि मुनि जब शिष्यों को ज्ञान देते थे, ठीक है, उनके पास तो न किताबें होती थी न कुछ होता था, बस ऋषि मुनियों ने बोल दिया और शिष्यों ने सुन लिया। ठीक है, लेकिन आजकल तो किताबें आ गई हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी का जमाना है। ठीक है, आगे से देखते हैं। देखो कल अगर व्यवस्था बैठ जाती है तो आप लोगों को मीटिंग जूम मीट पे दिक्कत हो रही है, गूगल मीट पे दिक्कत हो रही है, कोई बात नहीं, कल एक बार जूम पे ट्राई कर लेंगे और आप लोगों की जो डेमो क्लास है डेली आएगी अब। ठीक है, अगर किसी दिन नहीं आ पाई तो वीडियो आ जाएगी। ठीक है, तो बात करते हैं लक्षणों के बारे में। ठीक है, लक्षण जो होते हैं वो आचार्य सूत्रकृत ने दो तरह के लक्षण बता रखे हैं। ठीक है, एक तो बता रखे सामान्य लक्षण और एक बता रखा है विशेष लक्षण। ठीक है, सामान्य लक्षण में क्या लिखा हुआ है देखिए, जिस व्रण के अंदर शल्य है, जिस व्रण के अंदर शल्य। अब एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पर बार बार में व्रण शब्द आएगा, यहाँ पर बार बार में व्रण शब्द आएगा, व्रण। ठीक है, तो आचार्य ये समझाना चाह रहे हैं आप लोगों को कि जब कोई बाण शरीर में प्रवेश करता है, ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि वो घाव उत्पन्न नहीं करेगा, डायरेक्ट शरीर के अंदर घुस जाएगा। वो घाव उत्पन्न सबसे पहले वो अपने स्किन को चीरेगा, फिर मांस को चीरेगा, ठीक है, फिर स्नायु को चीरेगा। ठीक है, फिर उन सारी चीजों को चीरते हुए वो बढ़ते हुए शरीर के अंदर प्रवेश करेगा। ठीक है, तो उससे क्या बन जाता है, व्रण बन जाता है, घाव बन जाता है। ठीक है, तो उसी के बारे में बात हो रही है कि जिस व्रण के अंदर शल्य है। ठीक है, अब मान लो कि ये कोई जगह है, ठीक है, ये अपने शरीर का मान लो कोई पार्ट है। ठीक है, अब मान लो यहां से कोई तीर ने प्रवेश किया है। ठीक है, यहां से किसी तीर ने प्रवेश किया है। ठीक है, तो इस जगह पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले घाव बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, व्रण बनेगा। ठीक है, तो इस व्रण के अंदर ही तो शल्य है। ठीक है, तो लिखा है कि ऐसा व्रण जिसमें
श्याम वर्ण की पीड़िकाएं हैं, ठीक है। क्या है? श्याम, श्याम मतलब काला, ठीक है, ठीक है। श्याम, श्याम का मतलब होता है काला वर्ण, ठीक है। जिसमें काले वर्ण की पीड़िकाएं हैं, पीड़िकाएं ये तो शोक है, शोक मतलब सूजन, शोक का मतलब होता है, शोक बोल दो या शोक बोल दो, ठीक है, एक ही बात है, ठीक है। शोक या शोक, कई जगह आयुर्वेद में कई जगह शोक भी लिखा हुआ है, कई जगह शोक लिखा हुआ है, ठीक है। इसका हिंदी अर्थ होता है सूजन, ठीक है, या अपन कह सकते हैं स्वेलिंग, ठीक है। तो श्याम वर्ण की पीड़िकाओं से युक्त शोक मतलब उस जगह पर, जिस जगह पर व्रण बना है, ठीक है, उस जगह पर श्याम वर्ण की पीड़िकाएं हैं और वहां पर शोक हो रहा है, ठीक है। और वहां पर क्या हो रहा है? पीड़ा हो रही है, मतलब दर्द हो रहा है उस जगह पे, ठीक है। और वहां से बार बार रक्तस्राव हो रहा है, ठीक है। और रक्तस्राव के साथ में क्या हो रहा है? बुलबुले उठ रहे हैं और वहां का जो मांस है वो मुलायम है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि उस व्रण में क्या हो रहा है? उस व्रण में श्याम वर्ण की पीड़िका यानी श्याम वर्ण की छोटी छोटी फुंसियां उत्पन्न हो रही है, ठीक है। वहां पर श्याम वर्ण की छोटी छोटी फुंसियां हैं और वहां पर क्या है? शोक है, सूजन है और पीड़ा है, दर्द भी है, ठीक है। और साथ में क्या हो रहा है? रक्त का स्राव भी हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है? बार बार में रक्त का स्राव हो रहा है, ठीक है। और जो रक्त जो निकल रहा है वो कैसा निकल रहा है? जिसमें बुलबुले जैसे निकल रहा है रक्त, ठीक है। जैसे बुलबुले टाइप नहीं निकलता, इस तरह से रक्त निकल रहा है, ठीक है। और उसकी वजह से क्या हो रहा है? वहां पर वहां का जो मांस है वो कैसा हो गया है? मुलायम हो गया है, ठीक है। तो आपसे कोई सामान्य लक्षण के बारे में पूछ लिया जाए, ठीक है, जैसे 2 नंबर में क्वेश्चन आता है, जैसे आप थ्योरी के जो बच्चे क्लास ले रहे हैं उनके बारे में बता रहा हूँ। जैसे मान लो क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए जो सामान्य शल्य है, ठीक है, सामान्य शल्य का लक्षण क्या होता है, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है कि जिस व्रण के अंदर शल्य है, ठीक है, और वहां पर श्याम वर्ण की, ठीक है, वहां पर क्या है? श्याम वर्ण की जो पीड़िकाएं हैं, वहां पर श्याम वर्ण की पीड़िकाएं उत्पन्न हो गई है और वहां पर क्या है? ये सूजन आ गई। अब सूजन आ गई तो दर्द भी होगा, ठीक है, ब्लड भी निकलेगा। ब्लड कैसा है? बुलबुले जैसा ब्लड है, ठीक है। और वहां का जो मांस है वो मुलायम है, ठीक है। तो ये आपको जो लक्षण है वो याद होना चाहिए। अब बात करते हैं विशेष लक्षण की, ठीक है। अब देखो विशेष लक्षण की बात में क्या हो रहा है कि जैसे जैसे मतलब जहां जहां पर व्रण, जहां जहां पर शल्य प्रवेश करता है, वैसे वैसे हमें लक्षण दिखाई देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं त्वचा की, ठीक है। तो त्वकगत शल्य व्रण, ठीक है, ठीक है। तो त्वचा के अंदर, इसका मतलब है कि त्वचा के अंदर कोई शल्य है, ठीक है, और उससे जो घाव बन रहा है तो उसका क्या लक्षण आ रहा है, ठीक है। त्वचा के अंदर त्वकगत यानी त्वचा के अंदर, ठीक है, शल्य है, शल्य से बना हुआ जो व्रण है उसका क्या लक्षण है, ठीक है। तो उससे क्या हो रहा है? जैसे मान लो कि कई बार क्या होता है कि लकड़ी का कोई काम करते हुए, जैसे मान लो कोई लकड़ी का कोई काम चल रहा है और आप लोगों ने कोई लकड़ी वगैरह उठाई है, तो उसका जो छोटा सा जो तिनका है ना वो अपनी स्किन में घुस जाता है। आपने कई बार आपके साथ में हुआ होगा, ठीक है। तो अंदर प्रवेश कर जाता है ना, ठीक है। तो उससे क्या होता है? वहां की जो स्किन है वो थोड़ी सी उठी उठी सी दिखाई देगी, ठीक है, उत्सेद, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है उत्सेद, विवर्ण, आयत और कठोर, ठीक है। तो वहां की जो स्किन है, अगर त्वचा के अंदर अगर कोई व्रण घुसा हुआ है तो वहां पर सबसे पहला जो लक्षण दिखाई देगा वो देगा उत्सेद, ठीक है। उत्सेद का मतलब है वो जगह यानी जो स्किन है थोड़ी सी उठी हुई दिखाई देगी और स्किन का जो कलर है वो हो सकता है वो नीला पड़ जाए, ठीक है, नीला पड़ जाए या उस जगह पर जो कलर है वो काला पड़ जाता है, ठीक है। तो विवर्ण हो जाता है, ठीक है। विवर्ण का मतलब है जो अपनी जो स्किन का जो कलर है, मतलब जिस जगह पर व्रण है उस जगह पर स्किन का जो कलर है वो विवरण हो जाता है। विवरण का मतलब है कि अपनी जो प्राकृतिक जो त्वचा है, प्राकृतिक त्वचा से अलग कलर वहां पर उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। अगला है कठोर, ठीक है। तो उस जगह पर जो स्किन है वो क्या हो जाती है? जो त्वचा जो होती है वो कठोर हो जाती है, ठीक है। तो त्वचा में अगर कोई शल्य है तो उसके क्या लक्षण आएंगे? पहला है उत्सेद, ठीक है, विवरण, ठीक है, और तीसरा है कठोर, ठीक है। तो वहां की जो त्वचा है वो उत्सेद हो जाएगी यानी उठ जाएगी, त्वचा का कलर बदल जाएगा, विवरण, ठीक है, और
कठोर हो जाएगी। ठीक है, अगला है मांसगत संलयन। अब जो शल्य है वो प्रवेश कर गया मांस में। ठीक है, और मांस में प्रवेश करते ही शल्य में क्या मांस में क्या उत्पन्न हो रहा है, व्रण उत्पन्न हो रहा है, यानी घाव उत्पन्न हो रहा है। तो उससे क्या होगा, इसमें लिखा है स्थानिक शोथ की वृद्धि। मतलब स्थानिक शोथ का मतलब है कि जिस जगह पर व्रण घुसा हुआ है, मांस में जिस जगह पर व्रण घुसा हुआ है, तो उसी जगह पर, मतलब स्थानीय। ठीक है, स्थानीय का मतलब होता है स्थानीय, मतलब उसी जगह पर जो है सूजन आएगी। ठीक है, पूरे शरीर में सूजन नहीं आएगी। ठीक है, लोकल नहीं, मतलब लोकल सूजन आएगी, जनरल सूजन नहीं आएगी। ठीक है, जनरल नहीं आएगी, स्थानिक आएगी। ठीक है, स्थानीय आएगी। ठीक है, तो शोथ की वृद्धि और शल्य के स्थान का रोपण में होना। ठीक है, रोपण का मतलब क्या होता है, रोपण का मतलब होता है हीलिंग। ठीक है, मतलब घाव का भरना क्या कहलाता है, रोपण कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, रोपण। रोपण का मतलब होता है घाव का भरना। ठीक है, घाव का भरना होता है रोपण। ठीक है, तो मांसगत में क्या होगा कि वहां पर क्या होगी, सूजन होगी। ठीक है, और उस स्थान पर, शल्य के स्थान पर रोपण नहीं होगा। जब तक शल्य को बाहर नहीं निकाल देंगे तब तक वो घाव वो ठीक नहीं होगा। ठीक है, और जैसे ही उसको पीड़न करेंगे, पीड़न का मतलब होता है दबाना। ठीक है, तो जैसे ही उसका पीड़न करेंगे तो क्या होगा, असहता। असहता का मतलब वो सहन नहीं कर पाएगा, असहनशीलता उत्पन्न हो जाएगी वहां पर। ठीक है, क्योंकि मांस के अंदर क्या घुसा हुआ है, शल्य घुसा हुआ है। तो जैसे ही पीड़न करेंगे, जैसे ही उसको दबाएंगे तो क्या होगा, वहां पर असहनता, वो सहन नहीं कर पाएगा। अगला है चोष, दाह और पाक। ठीक है, चोष का मतलब होता है जलन। ठीक है, जलन युक्त जो दर्द होता है उसे बोलते हैं चोष। और दाह और पाक, दाह का मतलब होता है उस जगह पर जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, स्किन का जो टेम्परेचर है उस जगह पर बढ़ जाएगा। ठीक है, और पाक हो जाएगा उससे, मतलब वो जगह पक जाएगी। ठीक है, तो मांसगत में क्या है कि स्थानिक शोथ की वृद्धि और शल्य स्थान का रोपण न होना। ठीक है, पीड़न में असहनता। ठीक है, और चोष और दाह और पाक, ये सारे लक्षण आते हैं किसमें, मांसगत शल्यज व्रण में। ठीक है, अब देखो, अब अगला है पेशीगत। मांस और पेशी एक जैसे लक्षण आएगा, कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि चोष और शोथ नहीं आएगा बस। ठीक है, चोष और शोथ के अलावा जितने भी मांस के लक्षण है वो सारे पेशी में आएंगे। ठीक है, अगला देखो, अगला है शिरागत। अब शिराओं में प्रवेश कर गया शल्य। ठीक है, शिराओं में कौन सा खून बहता है, अपने एक 7वें पॉइंट पे धमनी भी दे रखी है। ठीक है, शिराओं में कौन सा खून बहता है, एक तो लिखी हुई है शिरा। शिरा को इंग्लिश में बोलते हैं वेन्स, और एक होती है अपने धमनी। धमनी होती है आर्टरी। जो अपन इंजेक्शन लगाते हैं ना, इंजेक्शन जो लगाते हैं वो वेन्स में लगाते हैं। ठीक है, जो अपन को दिखाई देती है ना ऊपर से, जो नीले नीले से कलर की होती है स्किन में। ठीक है, वो होती है शिराएं। ठीक है, और जो धमनियां होती है वो, जो स्किन होती है ना उससे बहुत नीचे होती है। ठीक है, तो ये जो है आर्टरी या धमनी जिसको बोलते हैं, ये क्या करती है, ये शुद्ध रक्त का संवहन करती है। शुद्ध रक्त का क्या करती है, संवहन। ठीक है, और शिराएं क्या करती है, अशुद्ध रक्त का संवहन करती है। ठीक है, अब आप कहोगे साहब कि अशुद्ध और शुद्ध का मतलब क्या है, तो शुद्ध का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन है। ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन है, और अशुद्ध जिसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन है वो शुद्ध रक्त किसमें बहता है, धमनियों में बहता है। ठीक है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम अशुद्ध रक्त कहते हैं। वो कहाँ बहता है, शिराओं में बहता है, वेन्स में बहता है। ठीक है, तो इसमें लिखा है
कि शिरागत शल्य, अगर जो शल्य है वो अगर शिराओं में प्रवेश कर जाता है तो क्या लक्षण उत्पन्न होता है, शिराएं फूल जाएगी। ठीक है, अब देखो ये कोई शिरा है, ठीक है, अब इस शिरा में मान लो कोई पहुंच गया कोई शल्य, ठीक है, तो शिरा क्या करेगी, इस स्थान पर फूल जाएगी। ठीक है, शिराएं क्या करेगी, इस स्थान पर फूल जाएगी। ठीक है, ये यहाँ पर ये सूजन आ जाएगी इनमें। ठीक है, शिराओं में वेदना भी होगी और सूजन तो होगी। ठीक है, कोई भी चीज कुछ भी होता है तो सबसे पहले वेदना होती है। वेदना किसकी वजह से होती है, बात की वजह से वेदना होती है। शोक हो रहा है मतलब उसको फीलिंग आ रही है, किस वजह से आ रही है, कफ की वजह से फीलिंग आ रही है। जलन हो रही है, उसको ऐसा लग रहा है कि दाह जैसा फील हो रहा है। ठीक है, मतलब जलन जैसा लग रहा है, तो वो किसकी वजह से हो रहा है, पेट की वजह से हो रहा है। ठीक है, जैसा लक्षण वैसा दोष। ठीक है, लक्षणों से अपने आप ही पता लग जाता है कि यहाँ पर कौन सा दोष कार्य कर रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर उसको दर्द हो रहा है, ठीक है, शरीर में किसी भी तरह का कहीं भी कोई भी दर्द होता है तो वो वात की वजह से होता है। ठीक है, अगर उसको लार ज्यादा आ रही है, ठीक है, लाला श्राव हो रहा है, ठीक है, शरीर में गोरखता बढ़ रही है, ठीक है, मतलब शरीर भारीपन हो रहा है, ठीक है, आलस आ रहा है, ठीक है, तो कौन बढ़ रहा है, कफ बढ़ रहा है। ठीक है, उसको खट्टी डकारें आ रही है, जलन हो रही है पेट में, ठीक है, हाथ पैर जल रहे हैं उससे, ठीक है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है, इसकी वजह से, पित्त की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो जब शिराओं में शल्य प्रवेश कर जाता है तो शिराएं क्या कर जाती है, फूल जाती है और शिराओं में वेदना होगा, शिराओं में वेदना होगी और शिराओं में क्या हो जाएगा, शोक हो जाएगा, यानी सूजन आ जाएगी। ठीक है, जैसे इंग्लिश में अपन कहते हैं फेलेवाइटिस। ठीक है, शिराओं में सूजन आना इसको क्या कहते हैं, फेलेवाइटिस कहते हैं। ठीक है, अब आ जाओ सब अगला स्नायु। स्नायु होता है लिगामेंट्स। स्नायु ये होता है लिगामेंट। ठीक है, लिगामेंट में अगर लिगामेंट डिस्टर्ब हो रहे हैं, ठीक है, अगर लिगामेंट में घाव हो गया, ठीक है, तो क्या होगा, स्नायुओं में संकोच हो जाएगा, तीव्र शोथ होगी और तीव्र वेदना, वही सारी चीजें। तीव्र शोथ होगी यानी तेज स्वेलिंग, मतलब तुरंत स्वेलिंग आ जाएगी, तुरंत सूजन आ जाएगी और तीव्र शोथ होगा और स्नायु में क्या हो जाएगा, संकोच हो जाएगा। ठीक है, अच्छा देखो संकोच के बारे में बताता हूं मैं। संकोच क्या होता है, एक होता है संकुचन और एक होता है शिथिलन। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्स्ट्रिक्शन और इसको कह रहे हैं अपन रिलैक्सेशन। ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्शन एंड रिलैक्सेशन, ये दो गुण है, ये पाया जाता है अपनी पेशियों में। ठीक है, अपनी मसल्स के अंदर पाया जाता है और मसल्स जो है वो किससे जुड़ी रहती है, आपस में लिगामेंट्स के द्वारा आपस में जुड़ी रहती है। ठीक है, तो जो लिगामेंट्स होते हैं वो भी पेशी का ही एक प्रकार होते हैं। ठीक है, तो उनमें भी संकुचन होता है, शिथिलन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है संकोच। संकोच का मतलब वो तने हुए रहेंगे हमेशा ही। ठीक है, संकोच का मतलब हो जाता है तन्यता। ठीक है, ये ठीक है, और रिलैक्सेशन का मतलब होता है जैसे ये लिगामेंट इतना बड़ा है, ठीक है, संकुचन से वो इतना बड़ा मतलब कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया। ठीक है, ठीक है, अब ये रिलैक्स हो जाएगा कि ये खींचकर ये लंबा हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये ढीला पड़ जाएगा। ठीक है, तो इसमें तो क्या हो जाएगा, संकुचन मतलब टाइट होना। ठीक है, और शिथिलन का मतलब होता है ढीला पड़ना। ठीक है, अगला है स्रोतोगत लक्षण। ठीक है, अब स्रोत में अगर मान लो स्रोत में अगर शल्य प्रवेश कर जाता है तो क्या होएगा कि जो स्रोत का जो कार्य है, जैसे प्राण स्रोत में प्रवेश कर गया, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, स्रोत का जो मुख्य कार्य है, जो उसका जो मेन काम है वो कर ही नहीं पाएगा, वो काम हो ही नहीं पाएगा वहां पे। ठीक है, तो स्रोत का जो कार्य है उसका नाश हो जाएगा। ठीक है, अगला है धमनीगत शल्य का। धमनीगत जो शल्य है उसका क्या लक्षण है। ठीक है, तो जब धमनियों में जब शल्य प्रवेश करता है तो कैसा खून निकलता है, फेन का मतलब होता है झाग जैसा। ठीक है, तो झाग जैसा रक्त वहां पर निकलेगा
अंगों में दर्द होएगा, ठीक है, पूरे बदन में दर्द होएगा, पिपासा यानी उसको प्यास लगेगी, और लास्ट का मतलब होता है ढील मचलाना, बेचैनी, घबराहट, ठीक है, घबराहट होती है ना, उल्टी होने से पहले घबराहट होती है, पसीने से आने लगता है, ठीक है। अगला है अस्थिगत शल्य। अगर शल्य अस्थियों में प्रवेश कर जाता है, ठीक है, अस्थि वहां पर डैमेज हो गई तो क्या होगा, शोथ होगा, ठीक है, और वेदना होगी, ठीक है। तो शोथ और वेदना मुख्य रूप से ये लक्षण इसमें चला आ रहा है, ठीक है। तो शोथ होगी और वेदना होगी, ठीक है। अब अगला पेज पर जाओ, पेज नंबर 37 दे रखा है अस्थि विवरगत शल्य, ठीक है। अब देखो अस्थि विवर, विवर का मतलब होता है छेद, ठीक है। अपनी जितनी भी अस्थियां होती है, ठीक है, अपनी जितनी भी अस्थियां होती है वो सारी अस्थियां अंदर से खोखली होती है, ठीक है। अब जैसे मान लो ये अस्थि है, ठीक है, अब ये अंदर से कठोर थोड़ी है, ये अंदर से खोखली है, ठीक है, ये अंदर से खोखली है। इसके अंदर क्या भरा हुआ है, अस्थि मज्जा भरा हुआ है इसके अंदर, ठीक है, क्या भरा हुआ है, अस्थि मज्जा इसके अंदर भरा हुआ है, ठीक है। तो उसी की बात हो रही है कि अगर अस्थि विवर में अगर शल्य प्रवेश कर जाता है तो क्या लक्षण आता है, तो लगता है अस्थि पूर्णता, यानी ऐसा लगेगा कि अस्थियां भरी भरी सी लगेगी अपन को, ठीक है। अस्थि तोड़, अस्थियों में तोड़ होगा, मतलब अस्थियों में दर्द होगा, और तीव्र आकुलता का मतलब है वो उसको बेचैनी होगी, ठीक है। तो अस्थि पूर्णता, अस्थि तोड़ और तीव्र आकुलता, ये तीन लक्षण किसके आते हैं, अगर अस्थि गुजर में शल्य प्रवेश कर जाता है तो, ठीक है। अब बात करते हैं संधियों में, ठीक है। अब मान लो कि संधियों में प्रवेश कर गया, ठीक है। संधि जैसे अपने एल्बो जॉइंट होती है, ठीक है, कोहनी की जो कोहनी का जो जॉइंट होता है उसको एल्बो जॉइंट बोलते हैं, ठीक है। जो घुटने का जो जॉइंट होता है, मान लो उसमें प्रवेश कर गया, नी जॉइंट बोलते हैं उसको, ठीक है। कौन सा जॉइंट बोलते हैं, नी जॉइंट बोलते हैं, ठीक है। एल्बो जॉइंट, एल्बो जॉइंट, ठीक है, और एक होता है नी जॉइंट, ठीक है। तो ये कहाँ की होती है, ये होती है घुटने की संधि, घुटने की संधि, ठीक है। और ये होती है कोहनी की संधि, ठीक है। तो एल्बो जॉइंट, और सॉरी उल्टा लिख दिया, कोहनी, कोहनी की संधि, और ये हो गई घुटने की संधि, ठीक है, ये हो गई घुटने की संधि, ठीक है। तो ये कह रहा है कि संधिगत शल्य, अगर शल्य संधियों में प्रवेश कर जाता है, ठीक है, मैंने यहाँ पे तो मेन जो जॉइंट है वो अपने को लिए हैं, ठीक है। अगर संधियों में प्रवेश कर जाता है शल्य तो क्या होगा, जो मूवमेंट जो होती है, मतलब इन इन दोनों जॉइंट से जो भी मूवमेंट हो रही है, जो भी चेष्टाएं हो रही है, वो चेष्टा हम नहीं कर पाएंगे, मतलब चेष्टाओं का नाश हो जाएगा, ठीक है, यही लिखा है इसमें, ठीक है। अगर संधिगत शल्य है तो चेष्टाओं का नाश होगा, और बाकी के जो लक्षण है वो अस्थिगत शल्य के समान ही होंगे, ठीक है। तीव्र शोथ होगा और तीव्र वेदना होगी, ठीक है। आपने देखा होगा कभी किसी को चोट लगी होगी, हड्डी वगैरह की चोट लगती है तो सबसे पहले सूजन आती है, ठीक है, सूजन और दर्द ही रहता है, बस और कुछ नहीं रहता है, ठीक है। अगला है कोष्ठ। अगर मान लो, अगर मान लो शल्य अगर कोष्ठ में प्रवेश कर गया, मान लो, ठीक है, तो क्या होगा सब, तो ठीक है, यह है आमाशय, क्या है ये, आमाशय, ठीक है। तो यहाँ पर कोष्ठ का मतलब अपना जो उदर वाला भाग होता है, ठीक है।
ठीक है, छाती के नीचे, थोड़ा हाथ मोटा बना दिया मैंने, सॉरी। ठीक है, ये मुंह हो गया। ठीक है, अब इसके नीचे यहाँ पर फेफड़े हैं मान लो। ठीक है, ये फेफड़े हैं। ठीक है, और इसके नीचे जो होता है वो होता है डायाफ्राम। और डायाफ्राम के नीचे मतलब फेफड़ों के जो नीचे के जो पसलियों के नीचे का जो हिस्सा है उस क्षेत्र को कहते हैं उदर क्षेत्र। ठीक है, उदर क्षेत्र। ठीक है, उदर क्षेत्र में जो भी अंग होते हैं, जैसे आमाशय हो गया, छोटी आंत हो गई, बड़ी आंत हो गई, तो उदर क्षेत्र में जो भी अंग है वो सारे कोष्ठ कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कोष्ठ की बात आ रही है, तो यहाँ पर कुछ डेफिनेशन आती है, आपने पढ़ी होगी, और वो डेफिनेशन जो होती है ना वो एक साथ आती है। एक तो आती है आटो, आदमान। ठीक है, और एक होती है अनाहत। ठीक है, ये तीनों शब्द एक साथ आते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा, जब तीनों शब्द आए होंगे कहीं ना कहीं मिले होंगे आपको, आटोप, आदमान और अनाहत। ठीक है, आटोप का मतलब क्या होता है, ये सारे पेट के रोग है। ठीक है, तो जितने भी रोग है ये सारे पेट के रोग है, ये एक साथ आते हैं। ठीक है, तो आटोप का मतलब होता है पेट में गुड़गुड़ होना। ठीक है, जब पेट में गुड़गुड़ होगी तो क्या कहेंगे साहब, हमें क्या हो रही है, आटोप हो रही है। ठीक है, आदमान, आदमान का मतलब होता है पेट में गैस बनना। ठीक है, पेट फूलना। ठीक है, पेट का फूलना या गैस बनना क्या कहलाता है, आदमान कहलाता है। अनाह का मतलब होता है कब्ज। ठीक है, ठीक है, अनाह का मतलब होता है कब्ज, यानी मल का रुक जाना। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, कब्ज कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कोष्ठगत शल्य, अगर कोष्ठ में अगर शल्य प्रवेश कर जाता है, ठीक है, तो क्या लक्षण आते हैं, आटोप, आद्यमान। ठीक है, ये लक्षण आते हैं। इसके अलावा व्रण मुख से, ठीक है, अब जैसे मान लो किसी के गोली लग गई। ठीक है, किसी के गोली लग गई और गोली लगने से उसका जो क्या बोलते हैं आमाशय है, आमाशय में मान लो छेद हो गया। ठीक है, आमाशय में मान लो छेद हो गया, तो छेद होने से क्या होगा, ये जो घाव बन रहा है तो एक तरह से छेद बन जाएगा ना, तो छेद बनने से यहाँ पर जो भोजन वगैरह है वो सारा बाहर निकल जाएगा। अगर मान लो उसके आंत्र में अगर गोली लगी है, बड़ी आंत्र में गोली लगी है या मलाशय में गोली लगी है उससे, ठीक है, तो मल मूत्र वो भी बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अगर वस्तु में गोली लगी है तो मूत्र बाहर निकल जाएगा। तो वही चीज यहाँ पर बता रखी है कि व्रण मुख से मूत्र, पुरीश, पुरीश का मतलब होता है मल, आहार आदि निकलने लगता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा आपको पोस्ट के बारे में। अगला है मर्म। ठीक है, मर्म के बारे में आपके सिलेबस में मर्म नहीं है। ठीक है, लेकिन इसमें दे रखा है कि मर्मगत, अगर मर्म में अगर शल्य प्रवेश कर जाता है तो क्या लक्षण आएंगे। सबसे पहले क्या होगा, भ्रम होगा, उससे प्रलाप होगा। ठीक है, सम्मोहन होगा, नशा सा हो जाएगा, मूर्छा, मूर्छा का मतलब होता है बेहोशी हो जाएगा। ठीक है, तो पहली बात आती है साहब ये मर्म क्या है। ठीक है, थोड़ा सा मर्म के बारे में बता देता हूं मैं, क्योंकि रटने से कभी भी याद नहीं होता है। ठीक है, आप कितना भी रट लो, ठीक है, रटने से कभी भी याद नहीं होगा आपको। जब तक वो चीज समझ में नहीं आएगी तब तक आपको पढ़ने का कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए समझना बहुत आवश्यक है। ठीक है, एक एक शब्द को आयुर्वेद में बहुत कठिन कठिन शब्द लिखे हुए हैं। ठीक है, एक शब्द के एक शब्द आगे सोप है, सोप कहीं सोप लिखा है, कहीं सोप लिखा है, कहीं कुछ और लिखा होगा। ठीक है,
तो जब तक अपन को उस शब्द का अर्थ समझ में नहीं आएगा तब तक हम आयुर्वेद को नहीं समझ सकते, ठीक है। इसलिए हमें एक एक शब्द की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि ये शब्द क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। तो बात करते हैं मर्म की। मर्म क्या होता है, ठीक है। मर्म मर्म ऐसे स्थान होते हैं, वे स्थान जहां पर मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि और मज्जा, ठीक है। ठीक है, अस्थि के साथ में संधि मिला गई, ठीक है। तो वह स्थान जहां पर मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि या संधि और मज्जा आपस में मिलती हो, ठीक है। वे स्थान जहां पर ये सारी चीजें आपस में मिलती हो उस जगह को क्या कहते हैं, मर्म कहते हैं, ठीक है। मर्म जो है, मर्म में क्या रहते हैं, प्राण रहते हैं मनुष्य के। जैसे वो राक्षस था ना, मैंने कौन सा राक्षस था जिसके प्राण किसमें थे, तोते में थे, ठीक है। तो ऐसे ही अपने प्राण कहाँ रहते हैं, इन मर्मों में रहते हैं, ठीक है। अपने शरीर के अंदर टोटल 107 प्रकार के मर्म पाए जाते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के मर्म पाए जाते हैं, 107 प्रकार के मर्म पाए जाते हैं, जिनमें से अपने जो एक हाथ में 11 और दूसरे हाथ में 11, 11 दूनी 22, ठीक है। और पैरों में भी 11-11, ठीक है। तो ऐसे करके 44 तो हाथ पैरों में ही हो गए, ठीक है। तो ऐसे करके 107 है। इनमें से 3 मुख्य है, जो 3 मर्म है ना वो मुख्य है, ठीक है। और वो 3 मुख्य मर्म कौन कौन से हैं, सिर, ठीक है, हृदय और वस्ती, ठीक है। अगर इनमें चोट लगी, ठीक है, अगर इनमें कोई आघात हुआ, अगर सिर में कोई आघात हुआ तो व्यक्ति का मरना निश्चित है, ठीक है। ये पहले के जमाने की बात है, आजकल तो बचा लेते हैं, ठीक है। अगर हृदय में कुछ हुआ तो मरना ही मरना है। और वस्ती में अगर कुछ हुआ, वस्ती में अगर शल्य प्रवेश किया या वस्ती में किसी भी तरह का आघात लगा तो व्यक्ति का मरना निश्चित है, ठीक है। ये 3 मुख्य मर्म है, इनका ध्यान रखना, ठीक है। ये छोटी सी एक नॉर्मल सी बात है, ठीक है। तो मर्म कितने होते हैं, 107 होते हैं। मर्म में व्यक्ति के प्राण रहते हैं, ठीक है। मुख्य मर्म 3 होते हैं, सिर, हृदय और वस्ती, ठीक है। तो अगर मर्मगत अगर मर्म में अगर कोई शल्य प्रवेश कर रहा है तो उसको भ्रम होगा, ठीक है, भ्रम होगा। इसके अलावा उसको प्रलाप, मतलब वो ऐसा हो जाएगा, रुआंसा सा हो जाएगा, ठीक है। और बेचैनी सी हो जाएगी, उसको सम्मोहन, ठीक है, उसको एक नशा सा हो जाएगा। और मूर्छा मतलब बेहोशी सी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो दे रखे हैं ना, ये सिर वाले दे रखे हैं, ये जो लक्षण दे रखे हैं ना, ये सिर वाले दे रखे हैं। अगर हृदय वाले होते हैं ना तो अलग लक्षण होते हैं, ठीक है। अब आगे लिखा है साहब, यदि शल्य का स्वरूप सूक्ष्म है तो लक्षण भी सूक्ष्म होंगे या अस्पष्ट होंगे, ठीक है। अगर शल्य छोटा है, छोटा सा भी कोई शल्य है वो प्रवेश किया है तो उसमें लक्षण थोड़ी आएंगे, ठीक है। अगर मान लो बड़ा शल्य प्रवेश कर गया, ठीक है, अगर छोटा सा कंकर प्रवेश किया है तो लक्षण कम आएंगे। और मान लो कोई बड़ा सा पत्थर ही घुस गया शरीर के अंदर, ठीक है, तो क्या होगा, लक्षण भी बड़े आएंगे, ठीक है। लिखा है, आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि प्रनष्ट शल्य जितनी अधिक महत्वपूर्ण अंग को उत्पीड़ित करता है, ठीक है, यानी जितने महत्वपूर्ण अंग, जैसे सिर है, हृदय है, वस्ती है, फेफड़े हैं, तो जितने महत्वपूर्ण अंग को उत्पीड़ित करता है शरीर में, उसके जो लक्षण है वो उतने ही तीव्र होंगे, उतने ही घातक होंगे, उतने ही वेदना वाले होंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना, ठीक है। अब आगे बात आ रही है, आचार्य सुश्रुत कह रहे हैं कि शल्य की शरीर में स्थिति का कैसे पता लगा सकते हैं। आज के टाइम को अपन जैसे मान लो कि किसी को गोली लग गई है, ठीक है, गोली का तो फिर पता लग जाता है, लेकिन मान लो कुछ ऐसी चीज लग गई जो पता नहीं लग रहा है कि वो कौन सी जगह है, ठीक है, लेकिन व्यक्ति को दर्द हो रहा है, ठीक है, तो उसकी स्थिति पता लगाने के लिए क्या करते हैं, जैसे मान लो बच्चे ने कोई सिक्का निकल लिया, ठीक है। अब सिक्का ये तो पता है कि वो श्वास नली में सिक्का है, लेकिन ये पता नहीं कौन सी जगह, तो एक्सरे वगैरह करवा के देखते हैं अपन, ठीक है, एक्सरे से पता लगा लेते हैं भाई सिक्का इस जगह पर है, ठीक है। तो लिखा है कि यदि त्वचा में कहीं पर शल्य स्थित है, ठीक है,
तो उसका ज्ञान करना भी निश्चित होता है। ठीक है, तो इसके लिए निम्नलिखित उपचार कहे गए हैं, उपचार या कह दो विधियां बोली है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि विकारग्रस्त स्थान पर, ठीक है, जहां पर विकार हुआ है उस स्थान पर पहले स्नेहन करेंगे, फिर स्वेदन करेंगे। स्नेहन स्वेदन के बाद में मिट्टी, उड़द, यव यानी चावल, गोधूम या गोबर, ठीक है, गोबर के जो कंडे होते हैं, इनमें से किसी एक को पीसकर उसका जो चूर्ण है उस विकृत स्थान पर क्या कर देंगे, रगड़ देंगे, मल देंगे। ठीक है, तो जहां पर वेदना और चोट हो, ठीक है, जहां पर व्यक्ति को लगे कि भाई मुझे यहाँ पर वेदना हो रही है, मुझे यहाँ पर सूजन जैसा महसूस हो रहा है, ठीक है, तो वही शल्य की उपस्थिति प्रतीत होती है। मतलब ये मानना चाहिए कि भाई इस जगह पर शल्य उपस्थित है। ठीक है, अब देखो शब्द आया स्नेहन और स्वेदन। स्नेहन मतलब मालिश वगैरह करना शरीर को। ठीक है, स्नेहन किसके द्वारा करेंगे, स्नेह के द्वारा करेंगे। स्नेहन किसके द्वारा करेंगे, स्नेह के द्वारा स्नेहन करेंगे। ठीक है, स्नेह कौन कौन से होते हैं, स्नेह होते हैं अपने चार। ठीक है, घृत यानी घी, तेल, वसा और मज्जा, ये चार प्रकार के स्नेह होते हैं। ठीक है, तो इन चार प्रकार के स्नेह से इनमें से चारों से नहीं करेंगे, इनमें से किसी एक से करेंगे। तो सबसे पहले मालिश करेंगे तेल से, तेल से मालिश करने के बाद में उस जगह पर स्वेदन करेंगे, यानी उस जगह पर क्या लाएंगे, स्वेदन किसे कहते हैं, स्वेदन, स्वेदन मतलब पसीना लाना। ठीक है, स्वेदन का मतलब होता है पसीने लाना, पसीना या स्वेद लाना, पसीना या स्वेद लाना। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले स्नेहन करेंगे, स्वेदन करेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे, या तो मिट्टी ले लेंगे, या उड़द का पाउडर ले लेंगे, या चावल का पाउडर ले लेंगे, या गोबर के जो उपले हैं, सूखे हुए उपले हैं, या उसका पाउडर ले लेंगे और उसको क्या करेंगे, विकार ग्रस्त स्थान पर रगड़ेंगे। ठीक है, रगड़ने से जो शल्य है उसका इधर उधर मूवमेंट होगा, तो जो दर्द पैदा करेगा, सूजन पैदा करेगा, तो अपन को पता लग जाएगा उस जगह पर शल्य उपस्थित है। ठीक है, अगला जो तरीका है उसमें दे रखा है कि पीड़ित स्थान पर, पीड़ित स्थान बोल दो या विकार ग्रस्त स्थान बोल दो, ठीक है, उस स्थान पर जमा हुआ घी, मिट्टी, चंदन का लेप करने से, ठीक है, मतलब वहां पर क्या करेंगे, घी लगा देंगे थोड़ा सा। ठीक है, जमा हुआ घी लगा देंगे या मिट्टी लगा देंगे या चंदन का लेप लगा देंगे, तो उससे क्या होता है, शल्य की गर्मी से घी पिघलने लगता है। ठीक है, मतलब पता लगाने के लिए मान लो मेरे हाथ में शल्य प्रवेश कर गया और मुझे ये पता नहीं लग पा रहा कि शल्य कौन सी जगह है, तो मेरे क्या करेंगे, हाथ पर, पूरे हाथ पर क्या करेंगे, या तो घी लगा देंगे, ठीक है, जमा हुआ घी लगा देंगे, ठीक है, या फिर क्या करेंगे, मिट्टी लगा देंगे, ठीक है, या चंदन का लेप लगा देंगे। ठीक है, तो क्या होगा, सबसे पहले जहां पर चंदन का लेप सूखता दिखाई देगा, या फिर मिट्टी का जो लेप है वो सूखता दिखाई देगा, या फिर जहां पर घी लगाया वो घी पिघलता हुआ दिखाई देगा, तो जिस जगह पर दिखाई देगा पिघलता हुआ, ये मानना चाहिए कि वहां पर शल्य है। अब कैसे पता लग रहा है, ये क्या कह रहा है, ये शल्य की गर्मी क्या होती है, बात आती है भाई शल्य की गर्मी क्या है। तो कहने का मतलब यह है कि जिस स्थान पर शल्य प्रवेश करता है, तो उस स्थान पर शोथ होना स्वाभाविक है। ठीक है, शोथ होगा तो वहां के आसपास की जो कोशिकाएं हैं उनका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा मतलब वहां पर गर्मी उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, तो उस गर्मी से क्या होगा, जो घी लगाया है, मिट्टी का लेप लगाया है, या फिर चंदन का लेप लगाया है, तो घी पिघल जाएगा, मिट्टी और चंदन का लेप उस स्थान पर सूख जाएगा, और उससे हमें पता लग जाएगा कि भाई क्या क्या किस जगह पर शल्य है। ठीक है, आजकल तो एक्सरे से, अल्ट्रासोनोग्राफी से हम पता लगा सकते हैं, लिखा हुआ है आधुनिक युग में परंपरागत विधियों के साथ साथ एक्सरे और अल्ट्रासोनोग्राफी आदि परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है।
ठीक है। अब देखो, अब अपन ने लक्षणों के बारे में पढ़ लिया। लक्षणों में सामान्य लक्षण अपन को पता होना चाहिए, विशेष लक्षण पता होना चाहिए, ठीक है। अब शरीर में जो शल्य प्रवेश किया है उसकी स्थिति अपन को पता होनी चाहिए, ठीक है। अब बात आती है साहब कि शल्य निर्धारण के क्या उपाय होते हैं, ठीक है। हम शल्य को कैसे बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो शल्य को निकालने के लिए यह विधि उत्तम मानी जाती है, जिसमें शल्य को बाहर निकालते समय शरीर की धातुओं का क्षय, यानी शरीर की धातु, यानी जो शरीर की जो कोशिकाएं हैं, ठीक है, उनका क्षय यानी उनका नुकसान कम से कम हो, ये हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। जब मान लो किसी को बंदूक की गोली किसी को लग जाती है, ठीक है, तो उसको निकालते वक्त ये ध्यान रखते हैं कि आसपास की जो कोशिकाएं हैं उनको नुकसान कम से कम हो, ठीक है। तो इसमें दो विधि बता रखी है, एक तो प्रतिलोम गति, एक तो प्रतिलोम और एक अनुलोम। ठीक है, एक तो है प्रतिलोम और एक है अनुलोम, ठीक है। तो प्रतिलोम का मतलब है कि जिस मार्ग से शल्य शरीर में प्रवेश किया है तो उसी मार्ग से उसको खींच कर बाहर निकाल लो, ठीक है। ये तो हो गया प्रतिलोम, मतलब जिस मार्ग से शल्य शरीर में प्रवेश किया है, ठीक है, उसी मार्ग से खींच कर उसको बाहर निकाल लो। दूसरा है अनुलोम गति। अनुलोम गति का मतलब है कि अगर बंदूक की गोली शरीर के ज्यादा अंदर तक प्रवेश कर गई है तो अपन उसको ऐसे तो नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो क्या करेंगे, उसी की दिशा में, उसी मतलब सीधी दिशा में एक नया मार्ग बनाकर शल्य को निकालते हैं, ठीक है। जैसे कोई बच्चा फंस जाता है ना बोरवेल में, ठीक है, ये बच्चा फंस गया बोरवेल में, ठीक है, ये बच्चा बोरवेल में फंस गया, ज्यादा अंदर तक फंसा हुआ है, जिस मार्ग से ये अंदर फंसा है, ठीक है, तो इस मार्ग से मान लो वो निकाल नहीं पा रहे हैं, प्रतिलोम उपाय के द्वारा उसको निकाल नहीं पा रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, अनुलोम उपाय करते हैं, ठीक है। अनुलोम उपाय का मतलब ये है कि यहाँ पर इसके समांतर वो गड्ढा खोदते हैं, ठीक है, तो फिर ऐसे जाकर उस बच्चे को पकड़ लाते हैं वो, ठीक है। तो ये हो गई अनुलोम गति, ठीक है। तो सीधी दिशा में एक नया मार्ग बनाकर शल्य को बाहर निकालना क्या कहलाता है, अनुलोम गति कहलाता है, ठीक है। अगले पेज पर जाओ। शरीर में शल्य की दूरी के अनुसार शल्य दो प्रकार का होता है, ठीक है। शल्य की दूरी के अनुसार आचार्य सुश्रुत कह रहे हैं एवार्चन और पराचीन, ठीक है। एवार्चन में क्या है, एवार्चन का मतलब है कि जो शरीर के अंदर अधिक अंदर तक प्रवेश नहीं हुआ है, ठीक है, जो ऐसा शल्य जो शरीर के अधिक अंदर तक प्रवेश नहीं हुआ है, इस शल्य को प्रतिलोम मार्ग से बाहर निकाल सकते हैं, निकालना चाहिए, इसे ही अनवबद्ध शल्य कहते हैं, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले बताया प्रतिलोम। अगला है पराचीन, जो शरीर के अंदर तक प्रवेश हो गया है इसे अवबद्ध शल्य कहते हैं, ठीक है, और इसको सीधी दिशा में एक नया मार्ग बनाकर बाहर निकालना चाहिए, ठीक है। तो एवार्चन और पराचीन समझ में आ गया होगा। एवार्चन का मतलब है कि जो शल्य ज्यादा अंदर तक प्रवेश नहीं किया है तो उसको प्रतिलोम मार्ग से, यानी जिस तरफ से वो अंदर प्रवेश किया है उसी मार्ग से उसको बाहर निकालना है, ठीक है। इसको बोलते हैं अनवबद्ध शल्य, ठीक है। पराचीन में जो अवबद्ध शल्य होता है, यानी जो शल्य ज्यादा अंदर तक प्रवेश कर जाता है, ठीक है, तो उसको बाहर निकालने के लिए सीधी दिशा में एक नया मार्ग बनाकर उस शल्य को, उस अवबद्ध शल्य को बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दो शब्दों का ध्यान रखना, अवबद्ध और अनवबद्ध, ठीक है। तो अवबद्ध तो किसके लिए उपयोग में लिया जाएगा, इसके लिए अनुलोम के लिए, ठीक है, और अवबद्ध प्रतिलोम के लिए, ठीक है। अच्छा, शल्य को निकालने के लिए अब आचार्य सुश्रुत ने 15 प्रकार के उपाय बताए, ठीक है। आचार्य सुश्रुत ने 15 प्रकार के उपाय बताए हैं। कौन कौन से उपाय बताए देखो साहब। सबसे पहला बताया इन्होंने स्वभाव,
आप लोग बुक खोलकर ही बैठे होंगे जहाँ तक मुझे उम्मीद है, ठीक है, क्योंकि मैं लिखने का काम यहाँ पे कम कर रहा हूँ इस वजह से, ठीक है, क्योंकि अगर लिखने का अगर काम करेंगे तो यही लेक्चर 2 घंटे का हो जाएगा, ठीक है। तो शल्य को निकालने के लिए आचार्य सुश्रुत ने 15 विधि बताई है। सबसे पहला है स्वभाव, अगला है पाचन, फिर है वेदन, धारण, पीड़न, प्रमार्जन, निर्दमापन, वमन, विरेचन, प्रक्षालन, प्रतिमर्श, प्रवाहन, आचूषण, अयस्कांत और हर्ष, ठीक है। ये 15 प्रकार के उपाय बताए हैं। अब सबसे पहले बात आती है स्वभाव की, ठीक है। स्वभाव में दे रखा है अश्रु यानी आंसू, छींक, डकार, खांसी, मूत्र, विष्ठा यानी मल और वायु। इन स्वाभाविक बलों के द्वारा, इन स्वाभाविक बल से जो वेग प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है, उसमें क्या हो रहा है कि नयन आदि अधिष्ठानों से शल्य स्वतः बाहर निकल जाता है, ठीक है। नयन आदि यानी आंख स्थित, जो आंख आदि स्थित अधिष्ठान जो है उनमें जो शल्य है वो बाहर निकल जाएगा। क्या होता है, मान लो अपनी आंख में कचरा चला गया, धूल मिट्टी के कण चले गए मान लो, ठीक है, तो क्या होगा, तुरंत ही आंसू आते हैं। क्यों आते हैं, वो आंसू के साथ में वो जो कण है मिट्टी के वो आंखों से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। ये तो हो गया अश्रु। छींक, छींक का है, जैसे मान लो आप धूल मिट्टी में जा रहे हो कहीं, आपको छींक आने लग गई, ठीक है, तो वो जो छींक आ रही है वो इसलिए आ रही है क्योंकि आपका जो इम्यून सिस्टम है, आपका जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसमें तुरंत एक्टिव हो गया वो, ठीक है। मतलब वो शरीर में धूल मिट्टी के यानी जो बाहरी जो फॉरेन बॉडी यानी जो शल्य है उनको प्रवेश करने नहीं दे रहा हो। मतलब जैसे ही धूल मिट्टी के कण आपकी नाक में प्रवेश करते हैं तुरंत आपको छींक आ जाती है, ठीक है। तो छींक आने से जो धूल मिट्टी के जो कण प्रवेश हो रहे थे वो तुरंत अपने शरीर से बाहर निकल जाते हैं। अगर मान लो छींक नहीं आएगी अपन को तो वो कण तो अपने शरीर के अंदर चले जाएंगे और शरीर के अंदर चले जाने से वो अपन को पीड़ा पहुंचा सकते हैं, ठीक है। अगला है डकार। डकार, डकार क्यों आती है, डकार इसलिए आती है क्योंकि जब अपन खाना खाते हैं तो खाना खाते समय क्या होता है कि जो एयर जो होती है, ठीक है, जो एयर यानी जो वायु जो होती है वो खाना खाते समय हमारे आमाशय में चली जाती है, ठीक है। तो एयर चली जाती है, उसके बाद में खाना खाने के बाद में अपन को डकार आती है। तो डकार आने का मतलब ये है कि जब अपन खाना खा के हटते हैं उसके बाद अपन को डकार आ रही है, उसका मतलब ये है कि जो अपने पेट में जो गैस गई है, मतलब जो वायु गई है वो डकार के माध्यम से अपने आमाशय से यानी अपने पेट से बाहर निकल रही है, ठीक है। अगर अपन को डकार नहीं आती है तो इसका मतलब आपका पाचन तंत्र ठीक नहीं है, ठीक है। अगला है खांसी। जैसा छींक में होता है वैसा ही खांसी में होता है। मान लो अपन खाना खाते समय अगर कोई भोजन का टुकड़ा आपकी श्वास नली में प्रवेश कर गया, ठीक है, तो जैसे ही श्वास नली में प्रवेश करेगा तुरंत खांसी उत्पन्न होती है, ठीक है। तो खांसी एक तरह से एक अलार्म का सिग्नल है कि आपके श्वास नली में कोई चीज प्रवेश कर गई है, ठीक है, तो उसको फेफड़ों में जाने से रोकने के लिए तुरंत खांसी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये एक स्वाभाविक क्रिया है जिसके द्वारा शल्य को शरीर के अंदर प्रवेश करने से रोका जा सकता है, ठीक है। एक मूत्र, ठीक है। अब मूत्र में क्या होता है, देखो कई लोगों को पथरी हो जाती है, अस्थमा की समस्या हो जाती है, ठीक है। तो अस्थमा जो पत्थर जो बन रहा है, ठीक है, किडनी के अंदर जो स्टोन बन रही है, तो वो भी एक फॉरेन बॉडी तो है, ठीक है, वो भी फॉरेन बॉडी, उसका शरीर में कोई काम थोड़ी होता है, वो शरीर के लिए अच्छी थोड़ी, वो शरीर को पीड़ा तो प्रदान करती है, ठीक है। तो मूत्र के द्वारा उस पथरी के छोटे छोटे टुकड़ों को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। अगला विष्ठा, ठीक है। अब देखो, अगर मान लो जैसे आप लोग सुबह डेली फ्रेश होने जाते हो, ठीक है, आप एक दिन नहीं गए, उसी में समस्या होने लग जाएगी आपको। मान लो आप 2 दिन तक नहीं गए, ठीक है, तो अपने शरीर के अंदर पड़ा हुआ जो मल है, जो विष्ठा है, ठीक है, वो शल्य की भांति कार्य करने लग जाएगा, वो शल्य बन जाएगा, ठीक है। तो वो एक शल्य है, तो उस शल्य को, विष्ठा रूपी शल्य है, तो उस शल्य को शरीर से बाहर निकालना अत्यंत आवश्यक होता है, ठीक है। अगला है वायु, ठीक है। तो वायु के बारे में मैंने बता दिया, वही डकार।
ठीक है। तो ये जो चीजें हैं इनके द्वारा हमारे शरीर में से शल्य को बाहर निकाला जा रहा है, ठीक है। अच्छा, हो सकता है यहाँ पे ये जो वायु जो लिखा हुआ है वो अपन जो क्या बोलते हैं, अपन जो गैस पास करते हैं उसके लिए ये लिखा गया है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं पाचन की। जब शल्य मांस में दृढ़ता पूर्वक फंस जाता है तो पाचन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब देखो क्या, यहाँ पर पाचन का मतलब ये नहीं है वही कि पेट की पाचन शक्ति को बढ़ा दिया जाए, ठीक है। देखो क्या होता है कि सर्जरी में भी एक पाचन शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि जब शल्य किसी मांस में दृढ़ता पूर्वक फंस जाता है ना, जब कोई शल्य, जैसे मान लो ये मांस है, ठीक है। अब इस मांस में ये जो शल्य है ये दृढ़ता पूर्वक फंस गया है, ठीक है। तो क्या होगा, ये उसको अपन निकाल नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसके जो आसपास की जो कोशिकाएं होती है, ठीक है, ठीक है, हमारा शरीर कोशिकाओं से बना हुआ है, ठीक है। तो इसके आसपास की जो कोशिकाएं होती है, ठीक है, उनका पाचन किया जाता है, ठीक है। उनका पाचन किया जाता है, ठीक है, ताकि इस शल्य को आराम से निकाला जा सके, ठीक है। तो इस क्रिया को कह रहे हैं पाचन, ठीक है। अगला है भेदन। भेदन का मतलब है इंसिजन। मान लो ये शल्य पड़ा हुआ है अपने स्किन के अंदर, ये शल्य पड़ा हुआ है मान लो, ठीक है। तो शल्य के कारण जब पुई की उत्पत्ति हो जाती है, ठीक है, मतलब पुई का मतलब होता है मवाद, ठीक है। पुई का मतलब होता है मवाद, ठीक है। तो पुई की उत्पत्ति हो जाती है, ठीक है। तो उससे क्या बनता है, तब क्या किया जाता है, भेदन किया जाता है, ठीक है। भेदन का मतलब है जैसे मान लो कि ये शल्य पड़ा हुआ है, ठीक है। अब इससे क्या है कि यहाँ पर ये क्या बन गया, पुय बन गया, ठीक है। इसकी वजह से क्या बन गया, यहाँ पर पुय बन गया, ठीक है। ये क्या बन गया, पुय बन गया, पुय यानी मवाद बन गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, अपन एक कट लगा देंगे, ठीक है, इस तरह से ये लगा दिया कट, ठीक है। तो कट लगाने से क्या है, इसको फिर दबा दबाकर इस शल्य को और इस पुए को बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो इसे कहते हैं अपन भेदन, ठीक है। अगला है दारण। दारण का मतलब है फाड़ना, ठीक है। विभिन्न उपायों द्वारा शल्य के स्थान पर दारण कर्म किया जाता है, ठीक है। जैसे मान लो कि वो करते हैं ना आजकल, सिजेरियन सेक्शन होता है आजकल, ठीक है। नॉर्मल डिलीवरी तो होने कम लग गई है आजकल, सिजेरियन सेक्शन ज्यादा होता है आजकल, ठीक है। तो उस सिजेरियन सेक्शन में क्या होता है, दारण कर्म किया जाता है। दारण कर्म के द्वारा क्या किया जाता है, फाड़ना, ठीक है। मतलब उस जगह पर क्या है, कट लगाकर उस स्थान को फाड़ दिया जाता है और शल्य को बाहर निकाल लिया जाता है। अगला है पीड़न। पीड़न का मतलब हाथ, उंगली आदि के द्वारा दबा दबाकर दारण के पश्चात शल्य को बाहर निकाला जाता है, ठीक है। तो पीड़न का मतलब है दबा दबाकर उस शल्य को, यानी यहाँ पर दबा दबाकर उस शल्य को बाहर निकाला जाता है, ठीक है। अगला है प्रमार्जन। प्रमार्जन का मतलब है पहुंचना, ठीक है। मान लो कोई शल्य ऊपर ही है स्किन पे, ठीक है, मान लो कोई शल्य स्किन के ऊपर ही अपन को दिखाई नहीं दे रहा है, तो अपन क्या करेंगे, कपड़े से पहुंचकर इस शल्य को साफ कर देंगे, ठीक है। अगला है निर्दमापन, ठीक है। अगला है निर्दमापन। कह रहा है कि जब भोजन करते समय बोलने या खांसने आदि स्वाभाविक कर्म सूक्ष्म कण नासा या गले में फंस जाते हैं तो श्वास को बलपूर्वक या जोर से खांसी कर या प्रदमन नश्य को किया जाता है, ठीक है। अब देखो ये प्रदमन नश्य का क्वेश्चन आया था आपके इस बार, ये जो पेपर हुआ है ना आपका, इसमें प्रदमन नश्य 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये क्या कह रहा है, जब भोजन करते समय, ठीक है, जब भोजन करते समय अपन बोल रहे हैं या खांस रहे हैं, ठीक है, उस समय पर क्या होता है
जो भोजन के जो सूक्ष्म कण है नासा में, नाक में या गले में फंस जाते हैं, तो क्या करते हैं अपन श्वास को बलपूर्वक या जोर से खांसी खाकर क्या करते हैं, उसको बाहर निकालने का प्रयास करते हैं, ठीक है। या प्रदमन नश्य द्वारा उसको बाहर निकाला जाता है। प्रदमन नश्य का मतलब होता है कि औषधि का जो चूर्ण है, ठीक है, औषधि का जो चूर्ण है, उस चूर्ण को एक नली के माध्यम से, उस नली में इस चूर्ण को भर लिया, चूर्ण को भर के, ठीक है, इस चूर्ण को भरकर नाक में फूंक दिया चूर्ण को, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, प्रदमन नश्य कहते हैं, ठीक है। ये नश्य की एक विधि है, ठीक है। तो इस तरह से उसको क्या होगी, छींक आएगी, खांसी आएगी उसको, तो जो धूल मिट्टी के जो कण प्रवेश किए हैं वो शरीर से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। अगला है वमन। कभी कभी विकृत आहार, अपन जब कभी कभी विकृत आहार खा लेते हैं तो तुरंत अपन को वॉमिटिंग हो जाती है, ठीक है, तो ये हो गया वमन, ठीक है। अब अगले पेज पे आ जाओ सब। विरेचन। विरेचन का है जब भुक्त पदार्थ का मतलब है जो खाया हुआ पदार्थ है, जब पक्वाशय का मतलब होता है बड़ी आंत, यानी लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचकर हमें कष्ट देता है, तब क्या कराते हैं, विरेचन के द्वारा यानी मल के द्वारा उस पदार्थ को बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया एक विरेचन कर्म, ठीक है। एक है प्रक्षालन। प्रक्षालन का मतलब होता है कि अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये शल्य है, इस शल्य के चारों ओर पुय है, क्या है, व्रण में उपस्थित पुय आदि, ठीक है, मवाद आदि, ठीक है। तो इसको क्या किया जाता है, इसको धोकर, ठीक है, मतलब यहाँ पर कट लगाया, ठीक है, कट लगाने के बाद में उसको दबाया, ठीक है, तो मवाद यहाँ पे निकल गई और थोड़ी बहुत मवाद रह जाती है, ठीक है, तो उसको अपन स्प्रेड से या फिर सोडियम पेरोक्साइड से उसको साफ करते हैं, ठीक है। तो वही बता रखा है। आगे लिखा है कभी कभी विषैले पदार्थों से शरीर की रक्षा करने के लिए स्टमक वाश कराना पड़ता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, बहुत से कई सारे लोग क्या करते हैं, विषैली चीजों को पी जाते हैं आत्महत्या करने के लिए, ठीक है, तो उनके स्टमक को साफ कर, कई लोग फिनाइल पी जाते हैं, ठीक है, तो उन लोगों के स्टमक को साफ कराने के लिए क्या करते हैं, प्रक्षालन कराते हैं, ठीक है, उनको बहुत सारा पानी पिला देते हैं जिससे उनको क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है, ठीक है। अगला है प्रतिमर्श। वमन आदि कर्म कराने के लिए उंगली आदि से दर्शन करना प्रतिमर्श कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, अब इसमें बहुत सारी छोटी छोटी डेफिनेशन है। प्रतिमर्श क्या है, वमन कराने का एक विधि है, ठीक है, उल्टी कराने की एक विधि है, ठीक है। तो उंगली के द्वारा क्या करते हैं, मतलब उंगली को गले में, मतलब गले तक डाल देते हैं उंगली को, ठीक है, उससे क्या होता है, उल्टी हो जाती है, ठीक है। मान लो किसी ने गोली वगैरह निकल ली या कुछ भी खा लिया पी लिया, ठीक है, ऐसा खा लिया पी लिया जिससे उसको पीड़ा हो रही है उसके शरीर में, ठीक है, तो प्रतिमर्श के द्वारा उसको उल्टी कराई जाती है, ठीक है। अगला है प्रवाहन, ठीक है, मल मूत्र गर्भ आदि शल्य को बाहर निकालने के लिए बल का प्रयोग जो किया जाता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, जब अपन को कब्जी हो जाती है तो दम लगाते हैं ना, प्रवाहन करते हैं मल को निकालने के लिए। कभी कभी मूत्र संग हो जाता है, मूत्र संग में जो मूत्र है वो धीरे धीरे निकलता है, ठीक है, तो मूत्र संग को रोकने के, मूत्र संग में क्या करते हैं, प्रवाहन करते हैं। ऐसे ही गर्भ, तो गर्भ को बाहर निकालने के लिए क्या करती है, प्रवाहन करती है, यानी दम लगाती है, ठीक है। अगला है आचूषण। आचूषण का मतलब होता है मुख, श्रृंग और अलाव, ठीक है, वो कपिंग वगैरह नहीं होते, ऐसे कप होते हैं इस तरह के, ठीक है, इस तरह के कप होते हैं जिनको स्किन पे लगा दिया जाता है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, दो मतलब ब्लड को खींच लेते हैं, ठीक है। ऐसे होते हैं श्रृंग का मतलब होता है सींग, श्रृंग का मतलब होता है सींग, ठीक है, ये सींग, ठीक है। अगला है अयस्कांत। अयस्कांत होता है मैग्नेट, यानी लोहे शल्य को निकालने के लिए अयस्कांत यानी मैग्नेट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला है लास्ट में है हर्ष, यानी जो मानसिक दोष होते हैं, यानी जो दिमाग के अंदर अगर कोई शल्य घुस गया है, ठीक है, दिमाग के अंदर कोई दोष घुस गया है, ठीक है, तो उसके निर्हरण के लिए मानसिक प्रसन्नता का सहारा लिया जाता है, ठीक है। तो
हर्ष के द्वारा जो मानसिक दोष है, जो मन में कोई दोष घुस गया है, मन में जो शल्य घुस गया है, ठीक है, उस शल्य को बाहर निकालने के लिए हर्ष का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका शल्य निग्रहण। ठीक है, अगर इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, किसी भी तरह का कोई डाउट हो, तो आप ग्रुप में बता सकते हैं या फिर मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और आपको ये जो किसी कारण से आपकी डेमो क्लास नहीं हो पाई है, ठीक है, इसलिए वीडियो भेज रहा हूँ मैं आपको, तो आप बुक में जरूर देख लीजिएगा। आप जब वीडियो सुने तो बुक में जरूर देखें। ठीक है, ओके, गुड नाइट, थैंक यू।